तो देखिए, अब आपके लिए हम यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते हैं। सबसे पहले तो आप देखेंगे यहाँ ये एक स्ट्रक्चर की जो विचित्रता होती है ना, ये होती है दो प्रकार की। सबसे पहले वियुक्त विचित्रता, और दूसरी होती है यहाँ अवियुक्त विचित्रता। इस वियुक्त विचित्रता को भी 3 भागों में बांटा जाता है। पहली है अपनेय विचित्रता, दूसरी आती है अनंतक, तीसरी रहती है अनिवार्य विचित्रता। अनिवार्य विचित्रता को भी 2 भागों में बांटा जाता है, वियुक्त अनिवार्य विचित्रता और दूसरी होती है अवियुक्त अनिवार्य विचित्रता। ओके, इसके अकॉर्डिंग आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वियुक्त विचित्रता और जो अवियुक्त विचित्रता है, इसके बाद में वियुक्त विचित्रता के जो भाग हैं वो है अपनेय विचित्रता, दूसरा अनंतक, तीसरा अनिवार्य विचित्रता। और अनिवार्य विचित्रता भी 2 भागों में है, एक वियुक्त अनिवार्य विचित्रता, एक तो वियुक्त विचित्रता यानी वियुक्त अनिवार्य विचित्रता, और दूसरी है अवियुक्त अनिवार्य विचित्रता। ओके, सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो आप इससे समझ गए होंगे कि सबसे पहले तो आप वियुक्त अनिवार्य विचित्रता और अवियुक्त के बारे में पढ़ेंगे, यानी वियुक्त और अवियुक्त विचित्रता के बारे में। दूसरा फिर वियुक्त विचित्रता है, उसको 3 भागों में बांटा गया है, अपने अनंतक और अनिवार्य, इन तीनों को पढ़ेंगे। फिर अनिवार्य के भी 2 हिस्से हैं, उनको भी पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ बात क्या है कि जो अपने विचित्रता, अनंतक और अनिवार्य विचित्रता है ना, ये जो तीनों विचित्रता हैं, अपने अनंतक और अनिवार्य, इनके 3-3 भाग होंगे, यानी 3-3 तरह से डेफिनेशन होंगी इनकी। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, सभी स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद में आप एक और बात समझेंगे, एक लॉरेंट थ्योरम होती है, और वो है जहाँ टेलर प्रमेय है आपकी, उसके बाद में आती है ये लॉरेंट थ्योरम। लेकिन अब ये सिलेबस में से हटा दी गई है। अब क्या कर दिया है, इसको सिलेबस में से हटा दिया है। पर हमें क्या है कि यहाँ इस चैप्टर में उसकी जरूरत पड़ेगी, बगैर उसके आप इस चैप्टर को नहीं समझ पाएंगे। उस टॉपिक के बिना आप इस चैप्टर को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले उस प्रमेय के बारे में समझेंगे, और वो प्रमेय है लॉरेंट थ्योरम या लॉरा प्रमेय। ओके, अब इसमें है f of z इक्वल टू सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट a n z माइनस जेड नॉट की पावर n प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट b n z माइनस जेड नॉट की पावर माइनस n, जहां a n इक्वल टू, देखिए हम a पॉइंट के लिए लिखा,
चलो ठीक है, कोई भी लिख दो पॉइंट। तो जहाँ ए एन इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा कंटूर C1 एफ ऑफ जाई डी जाई अपॉन में जाई माइनस का जेड नॉट की पावर n+1 तथा बी एन इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा कंटूर C2 एफ ऑफ एक्स जाई डी जाई अपॉन में जाई माइनस जेड नॉट इसकी पावर -n+1। लेकिन इनमें भी कंडीशन होती है, यहाँ n का मान 0 से लेकर के और चलता जाता है और यहाँ n का मान 1 से लेकर के और चलता जाता है। ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट लें। केवल और केवल इतना स्टेटमेंट याद रखना है आपको। एक और बात, यहाँ जो लास्ट वाला भाग है ना, इसको, इस वाले भाग को मुख्य भाग के नाम से जानते हैं। ओके, इसको किस नाम से जानेंगे? मुख्य भाग के नाम से। तो आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लें, सभी स्क्रीनशॉट लेंगे, इसका भी बहुत काम आएगी ये थ्योरम क्वेश्चंस करने के। अब देखिए, इसमें आप जो वियुक्त विचित्रता यानी वियुक्त और अनिवार्य वियुक्त और अवियुक्त विचित्रता है ना, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले डालेंगे आप वियुक्त विचित्रता। विचित्रता में पहला पॉइंट डालो वियुक्त विचित्रता। ओके, वियुक्त विचित्रता। अब समझो आपको दो एग्जाम्पल ले रहे हैं और उन दोनों एग्जाम्पलों को आप सावधानी पूर्वक समझेंगे। उन दोनों ही एग्जाम्पलों को बहुत ही सावधानी से समझेंगे आप। यहाँ हम दो एग्जाम्पल डिसाइड कर रहे हैं और देखिए इस एक्सरसाइज में सभी जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे ना, सब बिल्कुल छोटे छोटे होंगे। 3-4 प्रमेय आएंगी इसमें और यूनिट कंप्लीट हो जाएगी फिर। ठीक है ना? 10वां चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये ऐसे समझें आप, तुम्हारी जो क्लास है ना, ये जो पेपर है कुछ ही दिन का है। हाँ, इतना ही है, कुछ ही दिन का है। क्या दिसंबर में तो नहीं खत्म होगा, लेकिन फिर भी 10 जनवरी या 15 जनवरी के बीच में लगभग खत्म है ये। अगर कोई छुट्टी नहीं होती है तो स्टूडेंट्स, अब आप देखेंगे इसमें, जैसा कि आपके लिए हमने बात की कि वियुक्त विचित्रता और अवियुक्त विचित्रता। वियुक्त विचित्रता, दूसरा है अवियुक्त विचित्रता। एक तो हमने एग्जाम्पल जस्ट अभी लिखा था, एफ ऑफ जेड इक्वल टू 5z अपॉन में z-2 z-5। ओके, और एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं एफ ऑफ जेड इक्वल टू कॉट पाई बाई जेड, जहाँ z इक्वल टू 1/n प्लस माइनस का और n इक्वल टू 1 2, n इक्वल टू क्या है 1 2 3, कितने भी नंबर्स हो सकते हैं। अब इन दोनों ही एग्जाम्पलों में देखो ये किन पॉइंट पर, ये जो पहला एग्जाम्पल है ना, किन बिंदुओं पर विश्लेषक नहीं है? 2 और 5 पर। मान लीजिए ये 2 है और ये है 5। ठीक, अच्छा इसमें देखेंगे ये किस पॉइंट पर विश्लेषक नहीं है?
कॉट पाई बटे जेड है ना, बोलिए। अरे जेड बराबर 0 रख दोगे अनंत बनेगा, ये पता है आपको, ये 0 पे नहीं है। तो मान लीजिए यहाँ 0 है। अब दोनों ही एग्जाम्पलों में देखोगे आप विशेषकर कि क्या इसके प्रतिवेश में इस 2 का कितना भी छोटा सा प्रतिवेश बनाओ, क्या इसके प्रतिवेश में ऐसा और भी कोई बिंदु आ रहा है? जितना छोटा चाहें आप उतना बनाओ छोटा, पर ये बताइए इस 2 के अलावा कोई और पॉइंट है क्या इसमें जिस पर ये अनंत बन जाए, अर्थात नीचे 0 आ जाए? है क्या ऐसा? नहीं है ना, क्योंकि आप देखेंगे z की जगह अगर आपने इस प्रतिवेश का पॉइंट ले लिया 2.1 रखोगे तो भी यहाँ 0.1 बचेगा, और यहाँ 2.1 में से 5 घटाओगे तो 2.9 बचेगा ना। तो मतलब ये नीचे 0 नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि 2 का कोई भी छोटे से छोटा प्रतिवेश बनाओ, जितना छोटा आप मान सकें उतना छोटा प्रतिवेश बनाओ। ऐसे ही 5 का कोई प्रतिवेश बनाओ। क्या इन 2 और 5 का जो प्रतिवेश बनाया है, इन प्रतिवेश में 2 और 5 के अतिरिक्त ऐसा कोई बिंदु है जिस पर ये परिभाषित ना हो? है क्या? नहीं है ना। ठीक है, तो इसमें 2 और 5 है, बस ये दिमाग में सेट कर लो कि इसमें 2 और 5 है बस, जिन पर परिभाषित नहीं है, बाकी का और कोई पॉइंट नहीं है। अब आइए इस दूसरे एग्जाम्पल में, कॉट पाई बाई जेड, अगर जेड की जगह 1/n रखोगे तो ये एन पाई बनेगा। क्या बनेगा? ये कॉट, ये बनेगा कॉट एन पाई। अब यहां बताइए एन का मान कितना है? 1 2 3 कितना भी हो सकता है। आप देखेंगे इसको कॉस एन पाई बटे साइन एन पाई लिखेंगे ना, तो देखिए एन का मान अगर आप 1 रखें तो ऊपर कॉस पाई, नीचे साइन 1 पाई। साइन 1 पाई क्या होगा? 0, अनंत बन जाएगा ना। अगर आप एन की जगह 2 लिखें, साइन 2 पाई कितना होगा? 0, तो भी अनंत बन जाएगा ना। 3 पाई रखेंगे तो भी क्या आएगा? 0। इसका मतलब तो ये हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ आप एन का मान कितना भी लेते जाओ, सब बिंदुओं पे ये क्या परिभाषित नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि अगर आप एन का मान कितना लें, एन का मान 1/2 लें, या देखो एन का मान 1 लें या 2 लें या 3 लें या 4 लें, कितने भी लेते जाएं। फिलहाल अगर हम एन का मान 1 रखें, कितना रखें? एन का मान 1, तो मान लीजिए एन का मान 1 इधर है। अरे 1/1 1 आएगा ना जेड का मान, ये भी तो जेड बराबर 0 पर ही परिभाषित नहीं था ना, 0 को फिक्स किया। एन का मान 1 रखोगे तो 1/1 1 आया। पॉजिटिव वाला भी आएगा, नेगेटिव वाला भी आएगा, लेकिन आप पॉजिटिव के बारे में डिस्कस कर लो, जैसा पॉजिटिव के लिए होगा वैसा ही नेगेटिव के लिए होगा। अच्छा ये बताइए एन का मान 2 रखें, ये तो पता है ना तुम्हें कि एन का मान कितना भी रखो परिभाषित नहीं है। अच्छा एन का मान 2 रखें तो 1/2 यहाँ आएगा ना जेड का मान, 1/2। एन का मान 3 रखोगे 1/3 कुछ और आगे खिसक आएगा। फिर 4 रखें, 5 रखें, कुछ भी रखते जाओ। एन का मान 1000 रखें तो 1000 रखोगे तो कुछ इसके नजदीक होगा ना, है ना। 1/1000 यहाँ, 1/1000 यहाँ होगा ना इसके नजदीक। अच्छा हम ये कहें 1/n का मान अगर करोड़ों में रख दें तो कहने का मतलब है ये 0 में क्या कर रहा है? 0 में घुसता जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये 0 की ओर अग्रसर होता जा रहा है। इसका मतलब ये बताओ, क्या हम 0 का कितना भी छोटा प्रतिवेश बनाएं, क्या उस देखो 0 का कितना भी छोटा प्रतिवेश बनाएं, क्या 0 के अलावा उस प्रतिवेश में और भी पॉइंट हैं जिस पर ये परिभाषित ना हो? बहुत सारे पॉइंट आ रहे हैं। अभी अभी कहा इस लड़के ने कि 0 में घुसता जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जो कि 0 के बिल्कुल नजदीक होंगे। अरे भाई आप, मैंने कहा करोड़ों में ले लो, n का मान 10 की घात 10 ले लो, तो 10 की घात 10 0 के बिल्कुल नजदीक होगा ना कहीं। 10 की घात 100 ले लो, और भी नजदीक हो जाएगा। तो कहने का मतलब 1/n का मान 10 की घात 10 लोगे तो 1 में 10 की घात 10 बनेगा z का मान, जो कि क्या होगा? देखो 0 का आप कितना भी छोटा प्रतिवेश बनाओगे ना, उस प्रतिवेश में z का मान जो कि 1/10 की z का मान जो कि 1/10 की घात 10 है आ जाएगा। वो नहीं आ रहा तो कोई और आएगा, क्योंकि सारे मान क्या है? 0 की ओर चल रहे हैं ना, 0 की ओर अग्रसर है। तो इसका मतलब हुआ आप 0 का कोई भी छोटे से छोटा प्रतिवेश बनाओ तो कम से कम एक पॉइंट तो अवश्य ऐसा होगा, एक क्या इनफाइनाइट पॉइंट होंगे
जिन पर की फलन कैसा है, विश्लेषक ना होगा। जबकि यहां देखो, यहां तो ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा था, यहां तो ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा था, लेकिन यहां तो ऐसा बहुत सारे पॉइंट आ रहे हैं इसमें प्रतिवेश में। यहां जो प्रतिवेश थे इनमें एक भी पॉइंट नहीं आ रहे, तो ऐसी कंडीशन को क्या कहेंगे, अवियुक्त विचित्रता। और ऊपर की जो कंडीशन थी उसको क्या नाम देंगे, वियुक्त विचित्रता। ओके, अब आप लिखेंगे, हेडिंग डालें वियुक्त विचित्रता, हेडिंग डालें सभी वियुक्त विचित्रता। और वियुक्त विचित्रता में लिखेंगे, वियुक्त विचित्रता में लिखेंगे सभी बिंदु z बराबर a, बिंदु z बराबर a, फलन f ऑफ z का बिंदु z बराबर a फलन f ऑफ z का वियुक्त विचित्र बिंदु कहलाता है। वियुक्त विचित्र बिंदु कहलाता है। z बराबर a स्मॉल a b c d, इनमें से है a, 1 वाला नहीं है, a है, a फॉर एप्पल। बिंदु z बराबर a फलन f ऑफ z का वियुक्त विचित्र बिंदु कहलाता है यदि स्मॉल a के डेल्टा प्रतिवेश में स्मॉल a के डेल्टा प्रतिवेश में a के अतिरिक्त अन्य कोई विचित्र बिंदु ना हो, अन्य कोई विचित्र बिंदु ना हो, जैसे f ऑफ z इक्वल टू 5z बटे z माइनस 2 z माइनस 5 में, जैसे f ऑफ z इक्वल टू 5z बटे z माइनस 2 z माइनस 5 में z बराबर 2 तथा 5, z बराबर 2 तथा 5 वियुक्त विचित्र बिंदु हैं, वियुक्त विचित्र बिंदु हैं। वियुक्त विचित्र बिंदु हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालोगे अवियुक्त विचित्रता। इसमें लिखेंगे बिंदु z बराबर a फलन f ऑफ z का अवियुक्त विचित्र बिंदु कहलाता है। अवियुक्त विचित्र बिंदु कहलाता है यदि a के डेल्टा प्रतिवेश में, यदि a के डेल्टा प्रतिवेश में a के अतिरिक्त अन्य कोई विचित्र बिंदु हो, जैसे f ऑफ z इक्वल टू कॉट पाई अपॉन z, f ऑफ z इक्वल टू कॉट पाई अपॉन z, जहां
जहां z बराबर प्लस माइनस 1/n, n इक्वल टू 1 2, तब z बराबर 0, तब z बराबर 0 फलन f ऑफ z का, तब z बराबर 0 फलन f ऑफ z का अवियुक्त विचित्र बिंदु कहलाता है। अवियुक्त विचित्र बिंदु कहलाता है। ओके, ये तो थी वियुक्त विचित्रता और अवियुक्त विचित्रता। अब यहाँ आपको विचित्रताओं के बारे में बताएंगे, अपने अनिवार्य जो भी हैं, यानी वियुक्त विचित्रता के जो प्रकार थे ना, इनके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे हम।